ओके, सो वी वर डन विथ फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन हमने कर लिया था। नेपोलियन का राइज हमने पढ़ लिया था, हाउ नेपोलियन रोज टू पावर। नेपोलियन बेसिकली जो था, एक वैक्यूम क्रिएट हुआ था बिकॉज ऑफ द करप्शन ऑफ द डायरेक्टरी। हमने बात की थी डायरेक्टरी रूल्स फ्रांस, याद याद है, 5 मेंबर की डायरेक्टरी थी जो कि इंडिविजुअली करप्ट थे और ग्रुप में बिकर करते थे, एक दूसरे से बिकर करते थे। तो उसके वजह से क्या होता था कि देयर वाज इनएफिशिएंसी। 5 साल इन्होंने रूल किया। एंड आफ्टर दैट नेपोलियन केम टू पावर। नेपोलियन बोनापार्ट, ही वाज एन आर्टिलरी कमांडर। Okay, he was trained, recruited as a artillery lieutenant, and then he rose to power. And उसने क्या किया कि जितने भी फ्रांस के रेवोल्यूशनरी वॉर्स हैं और 1793 का, ओके, वहां पर ही डिड अ वेरी गुड जॉब एंड उसको इम्पोर्टेंट कमांड्स मिले। एंड आफ्टर दैट ही वाज एबल टू राइज अप द रैंक्स। एंड 1799 में उसने क्या किया कि जो वैक्यूम क्रिएट हुआ था बिकॉज ऑफ द इनकॉम्पिटेंस ऑफ द डायरेक्टरी, उसने अपने लिए थ्रोन कैप्चर कर लिया फ्रांस का। तो रेवोल्यूशनरी वॉर कब स्टार्ट हुआ था? 1792 में, जब ऑस्ट्रिया प्रशिया ने डिक्लेयर कर दिया था, फ्रांस ऑल्सो वेंट अहेड एंड डिक्लेयर्ड वॉर ऑन देम। एंड उसके पीछे का रीजन मैंने आपको बताया था, देयर वाज एंजाइटी, देयर वाज डीप एंजाइटी अमंग अदर यूरोपियन पावर्स, कि जिस तरीके से फ्रांस की मोनार्की को गिलिटीन कर दिया गया, फ्रांस की मोनार्की को, बर्बन डायनेस्टी को खत्म कर दिया गया, उस तरीके से कि ये जो लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी का या डेमोक्रेसी का, डेमोक्रेटिक वैल्यूज हैं, वो हमारे भी बॉर्डर में आ जाएंगे और हमारे जो मोनार्कीज हैं वो खतरे में आ जाएगी। उसको काउंटर करने के लिए उन्होंने दो प्रोंग स्ट्रैटेजी अपनाई। एक तो वॉर डिक्लेयर कर दिया कि वापस से हम फ्रांस को डिफीट करके, एंड देन वी आर व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू रीइंस्टॉल दी मोनार्की। और उसके बाद इन्होंने एक और चीज की थी कि कंजर्वेटिज्म मूवमेंट स्टार्ट कर दिया था उन्होंने। मोनार्किस्ट और कंजर्वेटिव कंजर्वेटिव मूवमेंट स्टार्ट कर दिया था इस कंट्री में। a few people they came together, a group came together and said कि नहीं यार, मोनार्की अच्छी चीज है। ओके, फ्रांस को के तरफ आप ना देखें, मोनार्की से हमें बहुत फायदा हुआ है। तो दीज पीपल, ओके, बेसिकली अगर आप देखोगे तो ये इनको टोरीज बोला जाता था। कंजर्वेटिव्स जो हैं इंग्लैंड में, तो टोरीज जो हैं दे वेर मोर और लेस प्रो मोनार्की। हमेशा से वो रहे हैं प्रो मोनार्की, प्रो एरिस्टोक्रेसी। और उसी तरीके से बाकी कंट्रीज में भी यूरोप के एक मोनार्किस्ट और कंजर्वेटिव मूवमेंट जो है वो स्प्रैंग अप हुआ था, विच वाज स्पॉन्सर्ड बाय द मोनार्की इटसेल्फ एंड पीपल हु बेनिफिटेड फ्रॉम द मोनार्किकल सिस्टम। देन नेपोलियन बोनापार्ट जो है, ही वाज अ यंग आर्टिलरी ऑफिसर, फ्रेंच आर्टिलरी स्कूल में, he got in, and then later he was initiated as a lieutenant, and then उसने siege of टूलों में सीज ऑफ टूलों हुआ था 1793 में एज पार्ट ऑफ द रेवोल्यूशनरी वॉर। तो वहां पर एज अ यंग आर्टिलरी ऑफिसर उसने बहुत अच्छा काम किया था। उसके लिए ही गेन्ड अ लॉट ऑफ फेम, एंड ही गेन्ड अ लॉट ऑफ फेम एज एन आर्टिलरी कमांडर। एंड इन 1799 वो राइज अप ही रोज अप टू द रैंक्स फ्रॉम 1793 टिल 1799। वो राइज करते गया एंड ही बिकेम अ वेरी इंपॉर्टेंट आर्मी कमांडर विद इन द फ्रेंच रेवोल्यूशनरी आर्मी। एंड देन इन 1799, आफ्टर सीइंग कि किस तरीके से डायरेक्टरी जो है इट इज टेकिंग फ्रांस टू द ग्राउंड, he with the support of his troops and key political figures, he staged a coup, जिसको ब्रूमेर ब्रूमेर coup बोलते हैं। And this ended the French Revolution. This ended the French, basically जो revolution start हुआ था 1789 से लेके 1799 तक, with the end of directory the revolution also ended। and Napoleon जो है उसने एक consulate बना दिया। नॉट द कॉन्सुलेट यू थिंक, जो हमारा इंडियन एम्बेसी का कॉन्सुलेट होता है, बट कॉन्सुलेट जो होता है कि किसी के एडवाइस से, ओके, कॉन्सुल मतलब बेसिकली एडवाइस से चलने वाला। एंड ही बिकेम द चीफ एडवाइजर हिमसेल्फ। तो चीफ एडवाइजर वाज टेक्निकली, पोस्ट कॉन्सुल अपने आप को बोलता था नेपोलियन, तो चीफ एडवाइजर का पोस्ट था, बट इट वाज टेक्निकली डी फैक्टो द लीडर ऑफ द कंट्री। ओके, इन 1804 में उसने क्या किया,
कॉन्सुलेट से चेंज करके उसने क्या उसको एम्पायर घोषित कर दिया फ्रांस को, एंड ही प्रोक्लेम्ड हिमसेल्फ एज द एम्परर ऑफ फ्रांस। ओके, सो दिस वाज अ स्ट्रेंज अकरिंग। इसके पीछे का रीजन क्या था? बिकॉज उसका कोई यू नो रॉयल ब्लू ब्लड ऐसा था नहीं। he was not okay, he was not technically from a royal blue blood family, so it was a strange occurrence, but he was accepted because he was a popular, basically popular ruler, तो उसने अपने आप को emperor घोषित कर लिया। ठीक है, the coup overthrew the directory, correct, the directory was overthrown in 1799। okay, 1799 में जो डायरेक्टरी थी उसको 5 मेंबर की डायरेक्टरी थी, उसको ओवरथ्रो कर दिया गया। देन ही इनिशिएटेड अ सीरीज ऑफ रिफॉर्म्स। उसमें क्या था? एडमिनिस्ट्रेटिव, लीगल और इकोनॉमिक रिफॉर्म उसने बनाया। देन उसमें सबसे बड़ा रिफॉर्म था नेपोलियनिक कोड का, या सिविल सिविल कोड ऑफ 1804 का। और आज भी जो नेपोलियनिक कोड है, इट सर्व्स एज अ फाउंडेशन फॉर अ सिविल कोड इन अ लॉट ऑफ कंट्रीज। देन व्हाट हैपेंड आफ्टर coming to power? Okay, after coming to power, everybody realized around Europe that Napoleon जो है, he is an ambitious ruler. He wants more territory, wants to expand France's border. Okay, so he came in direct conflict with the British, because the British were the de facto ambitious power. उस समय उनका जो fortunes था, it was on the rise. They had this colony in India. Okay, they had this colony in Africa, colonies in Africa, Southeast Asia. तो मजे में थे पूरे ब्रिटिशर्स जो थे, despite losing the 13 American colonies, they were in a very good shape, the British. And उस समय ऐसा बोला जाता था कि जो ब्रिटिश एम्पायर है, सन नेवर सेट्स, द सन नेवर सेट्स, बिकॉज लिटरली पूरे वर्ल्ड में उसके उसके कॉलोनीज थे। पैसिफिक में फिजी वगैरह में था, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ अमेरिका में कनाडा और गयाना, ओके, बहामास, ऑल दीज सेंट किट्स, ये सारे जितने भी कैरिबियन आइलैंड से सारे ब्रिटिश के अंदर थे। अफ्रीका में कीनिया, साउथ अफ्रीका, ओके, और जिम्बाब्वे, रोडेशिया उस समय बोला जाता था, है ना। इधर में आपका इंडिया। ये क्या था? कहीं पर भी आप जाओगे तो उस समय ब्रिटिश साम्राज्य में, ब्रिटिश एम्पायर में सन शाइन होता रहता था। समझ रहे हो व्हाट डज इट मीन? द सन नेवर सेट्स ऑन द ब्रिटिश एम्पायर, बिकॉज थ्रू आउट द वर्ल्ड, अगर एक मान लो कि अफ्रीकन टेरिटरी में अंधेरा था, तो पैसिफिक टेरिटरी में उजाला था। इसका मतलब ये था, व्हाई? बिकॉज इट्स जो ब्रिटिश एम्पायर था, इट वाज स्प्रेड अक्रॉस द वर्ल्ड। तो कभी एक अगर एक जगह पे अंधेरा होता था किसी ब्रिटिश एम्पायर के कॉलोनी पे, तो दूसरे जगह पे, सिंस इट वाज ऑपोजिट, एकदम अपोजिट था, डायग्रामेटिकली पूरा अपोजिट था, तो वहां पर सन यूज टू शाइन, राइट। अब ये बहुत एक अच्छी बात शशि थरूर ने क्या कही थी, दैट द सन नेवर सैट ऑन द एम्पायर, ब्रिटिश एम्पायर, बिकॉज द गॉड्स ऑल्सो कैन नॉट ट्रस्ट द ब्रिटिश इन द डार्क। That was a very savage line that I found in one of his speech he gave in Oxford. Then when he came in direct conflict with the British, क्योंकि उसके ambitions बहुत ज्यादा थे, तो he started a continental system. Napoleon जो था, he started a continental system, और जहां पर उसने ये क्या किया था कि आप अगर देखोगे ब्रिटिश आइलैंड्स ऐसे है, these are the British island, ये आयरिश आइलैंड्स है, और यूरोप, कॉन्टिनेंटल यूरोप ऐसे है। तो टेक्निकली ब्रिटेन जो है, इट इज सेपरेटेड फ्रॉम दिस थिंग, कॉन्टिनेंटल यूरोप है, बाय द इंग्लिश चैनल। यस, डोवर स्ट्रेट याद है? डोवर स्ट्रेट हम बात करते थे मैपिंग में, हमने डोवर स्ट्रेट किया था। सो इट इज सेपरेटेड एंड इट इज टेक्निकली एन आइलैंड। ब्रिटेन इज टेक्निकली एन आइलैंड। उसके वजह से व्हाट इट इज डिपेंडेंट अपॉन ट्रेडिंग रूट्स, ओके, शिप ट्रेडिंग रूट्स। जब तक शिप से ट्रेडिंग नहीं होती है, तो ब्रिटेन जो है वो सेल्फ सफिशिएंसी अचीव नहीं कर पाएगा। फूड हैज टू कम फ्रॉम अब्रॉड, certain food items, certain minerals, certain things for the factory, certain raw material has to come from abroad। और वो कौन सप्लाई कर रहा था? उसकी कॉलोनीज। इट्स कॉलोनीज वेयर बेसिकली सप्लाइंग। तो ये जो कॉन्टिनेंटल यूरोप है,
यहाँ पर आपका फ्रांस हो गया, ये जर्मन स्टेट्स है, ये रशिया इधर है, ओके, नीचे स्पेन है, और यहाँ पोर्चुगल है। तो उसने क्या बोला, कॉन्टिनेंटल सिस्टम के अंदर क्या बोला कि हम ब्रिटेन को पूरा कट ऑफ कर देंगे यूजिंग स्पेन, पोर्चुगल एंड द फ्रेंच। मेरी जो नेवी जाएगी वो ब्रिटिश जो आइलैंड्स है उस पे एक ब्लॉकेड कर देगी, एंड आई विल नॉट अलाउ एनी अदर कंट्री टू ट्रेड विथ ब्रिटेन, और हम ब्रिटेन को चोक करके खत्म कर देंगे। ब्रिटिश जो ट्रेड रूट्स है, ओके, जो मैरिटाइम ट्रेड रूट्स है उसको हम खत्म कर देंगे। और उसको क्या करना था, ब्रिटिश इकोनॉमी को क्रिटिकल करके, और यूरोपियन मार्केट्स है उसको ब्रिटिश गुड से बैन करने के लिए बेसिकली। तो उसने इसके लिए क्या किया, ही इन्वेडेड स्पेन एंड पोर्चुगल। उसको हम बोलते हैं पेनिनसुलर वॉर। क्या बोलते हैं, पेनिनसुलर वॉर, बिकॉज दे इन्वेडेड द आइबेरियन पेनिनसुला। आइबेरियन पेनिनसुला जानते हो, वेयर इज आइबेरियन पेनिनसुला? सो आइबेरियन पेनिनसुला इज वेयर स्पेन एंड पोर्चुगल आर। स्पेन का पोर्चुगल ऐसे है, देखो याद है आपको, ये पोर्चुगल है ऐसे, एंड दिस इज योर स्पेन। यस, ये रहा पोर्चुगल और दिस इज योर स्पेन। तो ये जो पूरे एरिया को क्या बोलते हैं, आइबेरियन पेनिनसुला। तो इसीलिए इसको बोलते हैं पेनिनसुलर वॉर। तो उसका क्या करना, इसका क्या सोच था, दैट बेसिकली मैं क्या करूंगा, अपने कॉन्टिनेंटल सिस्टम को इफेक्टिव बनाने के लिए स्पेनिश पोर्ट्स और पोर्चुगीज पोर्ट्स को कैप्चर करके वहां पर ब्रिटिश जो शिप्स हैं, ओके, उनका डॉकिंग बंद कर दूंगा, और पोर्चुगीज और स्पेनिश शिप का ब्रिटेन जाना बंद कर दूंगा। और फ्रेंच पोर्ट्स को तो उसने बैन ही कर दिया था, एंड ही ऑल्सो बैंड अदर कंट्रीज फ्रॉम ट्रेडिंग विथ ब्रिटेन। एंड देन उसके अगेंस्ट, बेसिकली नेपोलियन के अगेंस्ट में यूरोप में बहुत ही ज्यादा एक यूनिफाइंग फैक्टर बन गया। नेपोलियन के वजह से बहुत सारे यूरोपियन पावर्स, बहुत सारे यूरोपियन मोनार्क्स विच डजंट यूज टू सी आई टू आई, एक दूसरे से बात नहीं करते थे, एक दूसरे से अच्छे टर्म्स पे नहीं थे, दे स्टार्टेड गेटिंग इनटू अलायंसेस बिकॉज एक कॉमन एनिमी हो गया, उसका नाम था नेपोलियन बोनापार्ट। ओके, इसके अगेंस्ट में लॉट्स ऑफ coalitions were formed against Napoleon. Lots of coalitions were formed. तो फर्स्ट कोलिशन, सेकंड कोलिशन, देन द थर्ड, जो मेजर फर्स्ट मेजर कोलिशन कौन सा था, थर्ड कोलिशन था 1803 से लेके 1806 तक का। देन द फोर्थ कोलिशन 1806 से 1807, फिफ्थ कोलिशन 1809। यहां तक नेपोलियन जो था उसका जो स्टार्स था, उसका जो स्टार्स था, इट वाज एट द टॉप, ही वाज एट टॉप ऑफ द गेम, सभी को हराते हुए जा रहा था। प्रशियंस को हराया उसने, जर्मन जितने भी स्टेट्स थे उनको हराया, पोलैंड को, पोलैंड पोलिश जो यू नो पोलिश जो ड्यूक था उसको हराया, ऑस्ट्रियंस को हराया, एंड हराते चला गया लोगों को। तो ही वाज एट द टॉप। बट व्हाट हैपेंड, वन मेजर ब्लंडर दैट ही डिड वाज ही इन्वेडेड रशिया। और रशियन इन्वेजन जो है उसके बारे में हम बात करेंगे, व्हाई दैट टर्न आउट टू बी द nail in the coffin, not the final nail, but the nail in the coffin for Napoleon. Why रशिया जो था, रशियन इन्वेजन भी उसका अच्छा चल रहा था, रशियन इन्वेजन भी उसका अच्छा चल रहा था, लेकिन उसकी कुछ गलतियां थी जो मैं अभी बताऊंगा। उसके वजह से जो नेपोलियन था, कि उसका जो बिगनिंग था ऑफ फॉल, बिगनिंग ऑफ द फॉल ऑफ नेपोलियन स्टार्टेड। तो मेजर बैटल्स के बारे में अगर हम बात करें तो ऑस्टरलिट्स, यहाँ पर नेपोलियन जो था उसने थर्ड कोलिशन, जो कि कब फॉर्म हुआ था 1804 में, उसके अगेंस्ट जीत गया था। देन जेना ऑर्स्टेड, वहां पर प्रशियन ट्रूप्स के अगेंस्ट जीत गया था, ऑल्दो वहां पर जो प्रशियंस थे उसने काफी सरप्राइज किया था नेपोलियन को, फॉर द रीजन नेपोलियन ऑलवेज थॉट लो ऑफ द प्रशियंस। प्रशियंस क्या कौन थे, Russians were basically one of the states, ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ जर्मनी। ओके, पहले जर्मनी जो था वो मल्टीपल स्टेट्स में डिवाइडेड था। तो रशियंस जो था, नॉट टू बी कंफ्यूज्ड विद द रशियंस,
प्रशियंस जो था, प्रशियन स्टेट था, वो बहुत रूडिमेंट्री स्टेट था अकॉर्डिंग टू नेपोलियन. बट व्हेन ही फॉट द प्रशियंस, ही वाज सरप्राइज्ड बिकॉज रशिया जो है बहुत इम्प्रूव हो चुका था. ओके okay. लेकिन अब ये याद रखना, ये चीज याद रखना, बिकॉज दिस नॉलेज विल वर्क इन जर्मन यूनिफिकेशन. ओके, जब हम जर्मन यूनिफिकेशन बाद में डिस्कस करेंगे तब ये याद रखना आप. ओके, दिस विल वर्क एंड दिस इज गोइंग टू बी हेल्पफुल फॉर यू. देन ट्रैफलगार, बैटल ऑफ ट्रैफलगार में क्या हुआ था? बेसिकली इट वाज अ नेवल बैटल जहां पर फ्रेंच और स्पेनिश फ्लीट्स जो थे, दे केम अगेंस्ट द ब्रिटिश शिप्स. And the British ships जो थे, because always the British had a superior navy. The British were known to be the master ship builders and the master naval forces, and they defeated. Okay, कोई बता सकता है ट्रैफलगार में, ट्रैफलगार, बैटल ऑफ ट्रैफलगार में एक बहुत फेमस एडमिरल था, and he's a very famous admiral. Can you tell me which admiral I'm talking about? There was one admiral in Battle of Trafalgar. So Trafalgar is off the Spanish coast. तो बैटल ऑफ ट्रैफलगार में there was this admiral called Horatio Nelson, and Horatio Nelson, I think, died. All right, I think he died uh, during the battle, and उसपे उसको कैनन लग गया था. He was the admiral of the British fleet, and he tragically died during the Battle of Trafalgar. But he ensured, even when he was dying, to give out orders to the his troops, and to give orders to the ships that were following him कि कैसे लड़ना है. Okay, तो in पोर्ट्समथ, आप जाओगे इंग्लैंड तो पोर्ट्समथ सिटी है सदर्न इंग्लैंड में. पोर्ट्समथ में आपको उसकी शिप मिल जाएगी, होरेशियो नेल्सन की, विच यू नो इट इज नाउ, उसको फिर से बना दिया गया है, बट इट वाज डिस्ट्रॉयड अ बिट इन इन द वॉर. लेकिन उसको फिर से रिफर्बिश करके उसको वापस से बना के, और पोर्ट्समथ में फोर्ट है सदर्न इंग्लैंड में, वहां पर ये रखा गया है बैटल ऑफ ट्रैफलगार में. और होरेशियो नेल्सन के रूम में आप जाओगे, जो उसका कैबिन है, वहां पर अभी भी सिगार एक रखा हुआ है, जो सिगार वो पीता था, और उसका जो चेयर है वो भी रखा हुआ है. देन बैटल ऑफ वैग्राम. वैग्राम में क्या हुआ था? नेपोलियन जो था, ही वन अगेंस्ट द ऑस्ट्रियंस. लाइप्जिग में क्या हुआ था? 1813. इट वाज द लार्जेस्ट बैटल इन यूरोप प्रायर टू वर्ल्ड वॉर वन. और वहां पर जो एलाइज थे, एलाइज कौन कौन थे? द ब्रिटिश, द प्रशियंस, द ऑस्ट्रियंस एंड द रशियंस. दे डिफीटेड नेपोलियन. एंड फाइनली वाटरलू, बैटल ऑफ वाटरलू जो था, वहां पर नेपोलियन को हरा दिया गया था. ओके, नेपोलियन को किसने हराया था? हु वाज लीडिंग द ब्रिटिश एंड द ब्रिटिश चार्ज? याद है? Do you remember? Yes, Duke of Wellington. Okay. Okay, I'm not very sure. I'm not very sure about the story, but I think buttons जो है, जो buttons आप लगाते हो शर्ट के, I think उसका जो इन्वेंशन हुआ था, I think it was during this battle only. ओके, उसका उसका जो प्रॉपर इन्वेंशन हुआ था, एक बार चेक करना. आई थिंक आई रिमेम्बर रीडिंग इट, बट इट्स नॉट, आई एम नॉट वेरी श्योर. एनीवेज, तो वाटरलू जो था, उसमें ही फाइनली लॉस्ट इन 1815. तो अभी थोड़ा पेनिनसुलर वॉर के बारे में बात कर लेते हैं. तो कॉन्टिनेंटल सिस्टम को इन्फोर्स करने के लिए नेपोलियन को क्या चाहिए था? दैट इंटायर वेस्टर्न कोस्ट ऑफ यूरोप उसके कंट्रोल में रहे. तो इसके लिए इसने उसने क्या किया कि अपने भाई को, जोसेफ बोनापार्ट को, स्पेनिश थ्रोन, बिकॉज स्पेनिश थ्रोन जो है वहां पर वैकेंसी आ गई ड्यू टू द पासिंग अवे ऑफ वन ऑफ द एम्परर ऑफ स्पेन. वहां पर क्या आ गया? एक वैकेंसी आ गई. तो उसने क्या किया? जोसेफ बोनापार्ट को, अपने भाई को वहां पर लगा दिया. लेकिन जोसेफ बोनापार्ट का जो इंस्टॉलेशन था टू द थ्रोन, इट वाज नॉट एक्सेप्टेड बाय द स्पेनिश पॉपुलेशन, एंड देयर वाज अ वाइड डिसकंटेंट. And the uprising began in 1808 against this Joseph Bonaparte's installation to the throne. And जो सपोर्ट था स्पेनिश पॉपुलेशन को, सपोर्ट कौन कर रहा था अगेंस्ट द फ्रेंच? पर आर्थर आर्थर वेलेस्ली. याद है? वेलेस्ली का क्वेश्चन भी आया था कैलकाटा में, याद है?
कैलकाटा में उसने एडमिनिस्ट्रेटिव जो बनाया था, फोर्ट विलियम्स के पीछे का रीजन क्या था? ओके, ही वांटेड टू गिव ट्रेनिंग टू द फ्यूचर, राइट? लॉर्ड वेलेस्ली एंड सर आर्थर वेलेस्ली, बोथ ऑफ देम, ओके। एंड आर्थर वेलेस्ली जो था, ही लेटर बिकेम द ड्यूक ऑफ वेलिंगटन। पोर्चुगल जो था ऑल्सो रेजिस्टेड फ्रेंच कंट्रोल एंड प्रॉम्प्टिंग नेपोलियन टू लॉन्च एन इन्वेजन। तो नेपोलियन ने बोला कि ठीक है, तुम मेरे ब्रदर को, जो जोसेफ बोनापार्ट है, उसको तुम एक्सेप्ट नहीं करते हो एज एज किंग, और द पोर्चुगीज आर आल्सो गेटिंग पेस्की, तो लेट मी कम, ओके, एंड टीच यू अ लेसन। तो दस स्टार्टेड द पेनिनसुलर वॉर। और स्पेनिश गोरिल्ला, जिनको पार्टिजान बोलते थे, दे स्टार्टेड हरासिंग द फ्रेंच फोर्सेस। उन्होंने गुरिल्ला वॉरफेयर टैक्टिक्स यूज कर करके, और दे स्टार्टेड दिस हिट एंड रन टेक्निक। देन बैटल ऑफ टालावेरा में क्या हुआ, that British and Spanish forces, they confronted the French, and then Battle of Salamanca 1812, British victory was sealed in the Peninsular War. Waterloo, my friend, Waterloo. And the thing is यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि ये पैरेलल चल रहा था, ये जो वॉर है। Napoleon was busy fighting Russia and Prussia, and it was busy fighting Austria. उसके जनरल्स, नेपोलियन के ट्रस्टेड जनरल, फाइट कर रहे थे स्पेन में। तो ये पैरेलल वॉर चल रहा था। तो आप यहाँ एक चीज देख सकते हो, व्हाट वाज द रीजन फॉर नेपोलियंस फॉल? व्हाट वाज द रीजन फॉर नेपोलियंस फॉल? टू मेनी एनिमीज एंड नो एलाइज। टू मेनी एनिमीज एंड नो एलाइज। हिटलर का भी यही एरोगेंस था, हिटलर का भी यही एरोगेंस था। टू मेनी एनिमीज एंड नो एलाइज। Always have one enemy at a time. Always have one enemy at a time. Okay. So इंडिया का अगर आप ज्योग्राफी देखोगे, इंडिया का जो जियो पॉलिटिकल रियलिटी देखोगे, तो वी हैव अ टू फ्रंट थिएटर। ओके, बट हमारी जो आर्मी है वो उस हिसाब से तैयार नहीं है। इसीलिए डिप्लोमेसी को एक बड़ा रोल प्ले करना होगा। इफ एंड व्हेन, ओके, इफ एंड व्हेन वी आर गोइंग टू गो टू वॉर विद पाकिस्तान एंड चाइना। रशियन कैंपेन पे आ जाते हैं, which was the death knell, okay, which was the death knell for Napoleon। तो ये देख रहे हो आप, ये सारे जो लोग हैं, this is the troops of Napoleon, elite troops of Napoleon who are dying due to severe cold and diseases। और ये जो ट्रूप्स हैं, ये बिना खाए। तो एक बड़ा फैक्ट क्या है, जब नेपोलियन वापस रिट्रीट कर रहा था, नेपोलियन जब रिट्रीट कर रहा था, तो उसके पास हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड, लैक्स ऑफ फोर्सेस थे। बट जब वो वापस आया, तो व्हेन ही रीच द सेफ्टी ऑफ द जर्मन बॉर्डर्स एंड द पोलिश बॉर्डर, उसके पास फ्यू हंड्रेड हॉर्सेस बचे। तो गेस कर सकता है व्हाट हैपेंड टू दोज हॉर्सेस? दोज हॉर्सेस वेर यूज्ड एज दोज हॉर्सेस वेर यूज्ड एज मीट। यस, करेक्ट, साई हैज गॉट इट राइट। उनको खा लिया गया था, ठीक है। सो दैट्स हाउ डेस्परेट द सिचुएशन बिकेम। ओके, एंड व्हाट यूज्ड टू हैपन वाज कि जब सोल्जर हॉर्स पे माउंट करता है, व्हेन द सोल्जर माउंट्स अ हॉर्स, तो उसका एक अटैचमेंट होता है हॉर्स के साथ। तो आप सोचो कितना एक दुखद हुआ होगा, दैट यू आर फोर्स्ड, बेसिकली यू आर फोर्स्ड टू ईट द हॉर्स। और नेपोलियन जो था, उसको डिप्रेशन हुआ एक बात से। नेपोलियन जो था, ही वाज डिटैच्ड बेसिकली, जब वो ऑर्डर दे रहा था अपने ट्रूप्स को वापस जाने के लिए। लेकिन एक इंसिडेंट ऐसा हुआ ड्यूरिंग द रशियन कैंपेन दैट इट चेंज्ड हिज पर्सनालिटी टोटली। व्हाट हैपेंड वाज कि एक ऐसा ही सोल्जर, यहाँ देखो जरा पिक्चर में, इसी टाइप का सोल्जर गिरा हुआ था, एंड नेपोलियन ऐसे ही वापस जा रहा था। तो यहाँ पर ये जो सोल्जर का डॉगी, जो उसका पालतू पेट था, अर्लियर व्हाट यूज्ड टू हैपन इन, दे यूज्ड टू गो, डॉग्स जो थे, दे यूज्ड टू गो विद द सोल्जर्स ओनली, और उनके साथ कैंप्स में जाते थे। तो उसका इसी तरीके से गिरा हुआ था, और डॉगी उसको लिक करके उस पे हाउल कर रहा था।
Yes, he saw the dog crying over his master's body. तो नेपोलियन ने जब वो देखा तो it changed him and he said that okay, what I have done. मैंने अपने ऐसे soldiers को by seeing the plight of that dog who was crying for his master and who was howling for his master and who was licking his master, he basically felt कि that okay, I have done blunder और ये मुझे नहीं करना चाहिए था. आई शुड हैव थॉट अबाउट माय ट्रूप्स. उसके पीछे का रीजन क्या है, व्हाट वाज द ब्लंडर, अभी हम बात करते हैं. सो रशिया को क्यों इन्वेड किया? रशिया बिकॉज नेपोलियन के कॉन्टिनेंटल सिस्टम ब्रिटेन के अगेंस्ट जो था उसको जाने से मना कर दिया. और नेपोलियन जो था ही वांटेड टू पनिश जार अलेक्जेंडर द फर्स्ट एंड उसको कंप्लाई करना. देखो अगेन, आपको एक पैटर्न दिख रहा है नेपोलियन के साथ. क्या दिख रहा है आपको? पैटर्न दिख रहा है किस चीज का? एरोगेंस का. एरोगेंस का. एंड दिस थॉट कि मैं सभी से लड़ सकता हूं. ये डेली लाइफ में भी चीज है दोस्त. आप सभी से लड़ाई नहीं कर सकते हो, किन्हीं चीजों को इग्नोर करना पड़ता है. ओके, ये एक लाइफ लेसन है. आप हर चीज को यू कैन नॉट फाइट द वर्ल्ड, पिक योर बैटल. नेपोलियन नेपोलियन को नेपोलियन को सबक सिखाना था. ही सेंट द ट्रूप्स टू द आइबेरियन पेनिनसुला, फाइट अ कॉस्टली वॉर एंड देन किसी को सबक सिखाने अपने एलीट ट्रूप्स लेके चला गया रशियन विंटर में. तो ये एरोगेंस था दोस्त. दिस वाज लैक ऑफ pragmatism which led to the downfall. Okay, which led to the downfall of Napoleon. एक बहुत अच्छी बात है, आर्ट ऑफ वॉर किसी ने पढ़ा यहाँ? सुन त्जू का आर्ट ऑफ वॉर अगर आप पढ़ोगे, पतली सी किताब है, यू कैन ऑर्डर ऑन अमेजोन. 100 रुपए की किताब आती है और आप उसको पॉकेट में भी रख सकते हो. तो सुन त्जू के आर्ट ऑफ वॉर में बड़ी प्यारी बात लिखी है, दैट ऑलवेज ले सीज टू योर एनिमीज फोर्ट एज अ लास्ट रिजॉर्ट. आप अपने एनिमी के फोर्ट को, यहाँ पर एनिमी का फोर्ट इन दी अर्ली डेज यूज्ड टू बी द किंग्स फोर्ट, आज के डेट में नेशन समझ लो. तो किसी भी नेशन के अगेंस्ट अगर आप वॉर करना चाहते हो, ऑलवेज यूज दिस एज अ लास्ट रिजॉर्ट. उसके पहले जितने भी साम दाम दंड भेद आप कर सकते हो. ओके, सुन त्जू ने कुछ सोच के लिखा था आफ्टर सीइंग द ब्लड शेड इन चाइना. ओके, सो बेसिकली व्हाट हैपेंड, नेपोलियन सबक सिखाना चाह रहा था अलेक्जेंडर वन को कि तुमने मना कैसे किया, अब दिखाता हूं मैं तुम्हें अपनी शक्ति. एंड देन नेपोलियन असेंबल्ड अ ग्रैंड आर्मी, वन ऑफ द लार्जेस्ट मिलिट्री फोर्स द वर्ल्ड हैज एवर सीन. उसमें 6 लाख ट्रूप्स थे वेरियस यूरोपियन नेशन से. यहाँ पर प्रॉब्लम आई, यहाँ पर ध्यान देना, वेरियस यूरोपियन नेशंस का प्रॉब्लम था. why I am saying this, it was a problem of various European nation because the motivation to fight was very less in other countries. अब जैसे यहाँ पर कौन कौन थे? कैप्चर्ड ऑस्ट्रिया को उन्होंने हराया तो ऑस्ट्रियन ट्रूप्स लगा दिए, यहाँ पर उसने पोलिश ट्रूप्स लगा दिए. ओके, यहाँ पर उसने कुछ जर्मन स्टेट्स के जो एलाइज थे उसके जर्मन स्टेट्स के ट्रूप्स लगा दिए. लेकिन इनमें मोटिवेशन थोड़ी रहता है. अगर मान लो कि इंडिया वॉर पे चला जाए और श्रीलंकन ट्रूप्स को लगा दे और चीनीज ट्रूप्स को लगा दे, नेपाली ट्रूप्स को लगा दे, क्या वो सेम फीवर से या सेम मोटिवेशन से फाइट करेंगे इंडिया के एनिमी के अगेंस्ट? मोटिवेशन ही नहीं रहेगा. उनको क्या करना है? इंडिया का मामला है, इंडिया समझाए, है ना. डेडिकेशन इज नॉट देयर. डेडिकेशन इज नॉट देयर. तो उसके चलते जो उनका, अगर अभी देखोगे व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू, तो आपको पता चलेगा व्हाई दीज नेशंस लेड नेपोलियन डाउन. तो नेपोलियन इनिशियली क्या हुआ, नेपोलियन was able to go deep into territory of Russia and he reached up to Moscow. पहले उसने बैटल ऑफ स्मोलेंस्क लड़ा एंड स्मोलेंस्क में वो जीता. स्मोलेंस्क इज जैसे ही आप इंटर करोगे रशिया तो स्मोलेंस्क आपको एक सिटी मिल जाएगी, आज भी है स्मोलेंस्क. सो मॉस्को जो है, ओके, मॉस्को जो है, मॉस्को तक पहुंच गया था. वहां पर एक डाचा था, वहां पर एक डाचा. डाचाज आर बेसिकली समर होम्स ऑफ द रशियंस. रशियंस का एक तरीके का रिट्रीट होम है. तो डचा में, एक लग्जूरियस डचा में
नेपोलियन अपना जो ऑफिस है, कैंप ऑफिस, उसको बनाया उसने, और मॉस्को दिख रहा था उसको, एंड ही वाज एबल टू सी मॉस्को। और मॉस्को में जाने के लिए उसने डचा में अपना कैंप बनाया। वो डचा आज भी एग्जिस्ट करता है। बता सकता है कौन ओन करता है उस डचा को? हु ओन्स द डचा? द इंडियन एम्बेसी ओन्स दैट डचा। और अगर आप एम्बेसडर बनोगे, एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू मॉस्को, रशिया, तो आपको वो डचा जो है एज अ गिफ्ट मिलेगा। आप उसको यूज कर सकते हो, पार्टीज थ्रो कर सकते हो, वहां पर आप रिट्रीट कर सकते हो और वहां जाके रिलैक्स कर सकते हो। ओके, सो दिस इज अ गुड मोटिवेशन कि नेपोलियन के डचा में आप रिलैक्स कर सकते हो। तो एक चीज यहाँ पर आपने देखी, फिर से एकदम सेम ट्रैजेक्टरी है जैसे हिटलर की नाजी फोर्सेस का। नाजी फोर्सेस वेर ऑल्सो एबल टू रीच अप टू मॉस्को, लेकिन both Napoleon and Hitler, both Napoleon and Hitler did the same mistake of overestimating the Russian love for Moscow. जितना प्यार फ्रेंच पेरिस को करते हैं, जितना प्यार ब्रिटिश लंदन को करते हैं, उतना प्यार रशियंस मॉस्को को नहीं करते हैं। देख, तो उसमें क्या हुआ, रशियंस ने जैसे ही नेपोलियन पहुंचा मॉस्को, मॉस्को वॉज अ बिग सिटी, मॉस्को वॉज अ वेरी लग्जूरियस सिटी, Moscow was, one of the most wealthiest city of that time. Okay, so मॉस्को को क्या किया उन्होंने? नेपोलियन बिलीव्ड कि अब तो मॉस्को आ गया है, मॉस्को में मैं, मेरा मेरा जो ट्रूप्स है, दे विल गो ट्रायम्फेंटली, एंड आई विल मार्च इनटू द स्ट्रीट्स ऑफ मॉस्को, एंड the Russian Empire, the mighty Russian Empire is going to crumble under my feet. But the Russians, they had no attachment whatsoever to Moscow. They simply lit it on fire. Okay. They simply lit it on fire and retreated to St. Petersburg. Yes. Actually, when Saint Petersburg was the capital of the Tsarist Russia, why didn't Napoleon directly attack Saint Petersburg? Okay, so I think that has to do with the geography also. If you will see, it is on the, the northern side. St. Petersburg is on the lake, I think Lake Ladoga ke paas mein. So I think that is one of the issues. Plus, it was very well defended because the king was there. The king was there in St. Petersburg, and he was managing the affairs from St. Petersburg only. And he thought ki Moscow is a major city, one of the most important city, one of the most luxurious city. So मैं उसको attack कर देता. What the Russians did was simply light it on fire, and they went away to St. Petersburg, and they said to Napoleon कि अच्छा ले लो, जो तुम्हें निकालना है ले लो. Okay, yes, brother. सर कैन वी से, मतलब हम से ये कह सकते हैं कि सर जो सर फ्रांस के पास इतनी अच्छी नेवी थी नहीं, तो वो सब वो ब्रिटेन पर वो इन्वेट कर नहीं सकते थे, तो फिर सर इसी वजह से वो रशिया के तरफ ही वो अगेंस्ट हो गए, वो तो जस्ट लाइक इन सर वर्ल्ड वॉर 2। नहीं, नेवी देखो पहले से ही इन्वेजन का बात ही नहीं था। ही वांटेड टू चोक, इकोनॉमिकली उसको चोक करना चाह रहा था। इन्वेजन तो कर ही नहीं सकता था ना, इन्वेजन तो पॉसिबल ही नहीं था। देखो इन्वेजन, वेन एवर यू आर डूइंग इन्वेजन, तो तुम्हें हमेशा 3:1 की सुपीरियोरिटी रखना है 3:1 या 4:1 का। मतलब तुम अगर किसी को इन्वेड कर रहे हो, किसी कंट्री को, द डिफेंडर्स ऑलवेज हैव दैट एज। तो इसीलिए हमेशा मिलिट्री स्ट्रेटेजी में माना जाता है, वेन एवर यू हैव टू इन्वेड सम कंट्री, हमेशा 3:1 या 4:1, ओके, मिनिमम 3:1 आपको रेशियो रखना है। अगर उसके एक सोल्जर है तो आपका 3 सोल्जर लगेगा। दैट्स वाई कारगिल वॉर में पाकिस्तानी 500 मरे, हमारे 1500 मरे, एग्जैक्टली 3:1 के रेशियो में। वाई? बिकॉज द पाकिस्तानी वेयर द डिफेंडर्स एंड वी वेयर, हमें कैप्चर करना था, है ना, हमें वो कैप्चर करना था। तो इसीलिए तो बेसिकली आप देखोगे तो कभी भी नेपोलियन का प्लान नहीं था कि ब्रिटिश आइल को, उसको इसीलिए उसने बोला कि मैं तो यार कर नहीं सकता, लेट मी चोक इट इकोनॉमिकली, है ना, है ना। तो उसके बाद व्हेन हिज प्लान फेल्ड, देन ही वेंट टू रशिया, बिकॉज रशिया वाज ट्रेडिंग विद ब्रिटेन। वो रशियंस मान नहीं रहे थे।
एंड ही सेड रशियंस को मैं सबक सिखाऊंगा, बिकॉज अगेन ब्रिटेन से फाइट करने के लिए उसको क्या चाहिए था, 5:1 का रेशियो, और मे बी 6:1, बिकॉज ब्रिटेन वॉज अ आइलैंड, आइलैंड्स और मुश्किल होते हैं। ही सेड को चलो ब्रिटेन को तो नहीं, रशिया को तो मैं सबक सिखा सकता हूँ। ओके, आई कैन, व्हाट आई कैन डू इज दैट कि ब्रिटेन तो मैं कभी जा नहीं सकता। तो आपका पूछना ठीक है, व्हाट यू सेड इज करेक्ट, लेकिन उसका कभी माइंड में था नहीं कि मैं ब्रिटेन जाके उसको इन्वेड करूंगा। ओके, सो रशियन स्ट्रैटेजी क्या थी, तो जनरल कुटुजोव जो था, जो लीड कर रहा था रशियन फोर्सेस को, एंड ही फॉलोड अ रिट्रीट एंड स्कॉच्ड अर्थ पॉलिसी। जहां पर नेपोलियन आता था तो उसमें प्रॉब्लम क्या थी, आग लगाने से प्रॉब्लम क्या थी भाई, खाना जल रहा था। बिकॉज नेपोलियन खाना लेके नहीं आया था, नेपोलियन रिलाइड ऑन कैप्चरिंग cities and capturing the city's provisions and the grain storage, because the living, अरे वेरी गुड, लिविंग ऑफ द लैंड, वही बोलने वाला था मैं। सो बेसिकली जो नेपोलियन के ट्रूप्स थे, दे वांटेड टू लिव ऑफ द लैंड। तो स्मोलेंस्क, यहाँ देखो स्मोलेंस्क इंपॉर्टेंट क्यों था, बिकॉज स्मोलेंस्क जब कैप्चर हुआ तो बहुत सारे ग्रेन्स कैप्चर हो गए थे, और नेपोलियन को लगा कि अब मैं एक बड़ा कैंपेन, अब मैं रशिया में ज्यादा दिन तक रुक सकता हूँ, आई कैन स्टे इन रशिया फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। और स्मोलेंस्क में उसने अपना लॉजिस्टिक्स का हब बनाया। तो ऐसे समझो, here is Moscow and here is Smolensk. So between Moscow and Smolensk, okay, around 600-700 kilometers का वो है, ठीक है। So what happened here कि नेपोलियन आ गया मॉस्को और अपनी जो आर्मी है उसको छोड़ दिया स्मोलेंस्क में, इंपॉर्टेंट आर्मी को। यस वैभव। ओके, तो अपनी आर्मी को छोड़ दिया स्मोलेंस्क में, और कॉन्फिडेंस पे। यस वैभव। ओके, सब वो गलती से मैंने सर टैप कर दिया था, सॉरी। नो इश्यूज, कोई इश्यूज। मॉस्को में, ठीक है, मॉस्को में पहुंच गया, मॉस्को पहुंच गया, और स्मोलेंस्क है भाई यहाँ पर अराउंड 600 to 700 किलोमीटर का डिस्टेंस है। उस समय कार तो था नहीं, उस समय एवरीबडी वाज मूविंग ऑन ऑन फुट, मूविंग ऑन हॉर्सेस, तो टाइम लगता था, 2 से 3 से 4 दिन 5 दिन तक लग जाता था इतना डिस्टेंस ट्रेवल करने में, स्पेशली विद द हैवी आर्टिलरीज। यहाँ पहुंचा विंटर में, द सिटी वाज सेट ऑन फायर, मॉस्को कैप्चर कर नहीं पाया, जितना भी ग्रेन्स था वो सारे उस पर आग लगा दी गई। तो there was a loot। जो फ्रेंच आर्मी है उन्होंने क्या किया, लूटना स्टार्ट कर दिया मॉस्को को। मॉस्को जो था उसमें पूरी आग लगा दी गई थी, और मॉस्को से जो रशियन ट्रूप्स था वो ऊपर भाग गया था यहाँ पर, विच इज सेंट पीटर्सबर्ग। ओके, सेंट पीटर्सबर्ग भाग गए एंड मॉस्को में आग लग गई। तो ये जो प्लान था उनका कि मैं मॉस्को कैप्चर कर लूंगा तो मेरे पास इतना ग्रेन हो जाएगा कि मैं मॉस्को में ही रुक जाऊंगा, और यहीं से सेंट पीटर्सबर्ग पे अटैक करके और उनका कैपिटल डिस्ट्रॉय करके रशिया को अपने अंदर कर लूंगा। प्रॉब्लम क्या हुई, आग लगा दी तो उनका प्लान फेल हो गया। अब स्मोलेंस्क जो था वही लॉजिस्टिकल हब उनका बच गया। वो दे स्टार्टेड लूटिंग, और उन्होंने, अगर आप डिस्क्रिप्शन पढ़ोगे कि क्या क्या लूट के ले गए थे, तो फ्रेंच जनरल्स, कमांडर्स जो थे या फ्रेंच सीनियर ऑफिसर्स थे, इवन फ्रेंच troops, they were carrying ruby, emeralds, they were carrying diamonds, they were carrying gold, a lot of things, पर उसको कैरी कर रहे थे यहाँ से मॉस्को से। जब वो मॉस्को में रुके रहे तो विंटर आ गया, बहुत ही भीषण विंटर आ गया। तो विंटर आ गया, यहाँ पे प्रॉब्लम क्या थी, सभी चीज में आग लग गई थी, तो ना खाना बचा, ना कोई प्रोविजन बचा, ना मीट बचा, ना उनके पास जलाने के लिए ऑयल बचा। तो मॉस्को में क्योंकि आग लगा दी गई थी, एवरीथिंग वाज डिस्ट्रॉयड। तो नेपोलियन के जो एडवाइजर्स हैं उन्होंने नेपोलियन को बोला, सर स्मोलेंस्क चलते हैं, बिकॉज यहाँ पर तो कुछ बचा नहीं, स्मोलेंस्क में हमारा लॉजिस्टिकल हब है, वहां पर हमने आर्मी खड़ी करके रखी हुई है, और हमारे ट्रूप्स का खाना पीना वहीं हो जाएगा, हम बाद में यहाँ से कोई स्ट्रैटेजी बना के, स्मोलेंस्क से स्ट्रैटेजी बना के हम पहुंच जाएंगे वापस से, ठीक है। तो ही सेड कि ठीक है अब चलो वापस चलते हैं, यहाँ तो कुछ है नहीं, देयर इज नथिंग हियर,
और लूटना स्टार्ट कर दिया मॉस्को को, जो भी बचा खुचा था मॉस्को का पार्ट्स वहां पर लूटना स्टार्ट कर दिया. दे कैरीड अ लॉट ऑफ गोल्ड ज्वेलरीज विद देम एंड दे स्टार्टेड देयर जर्नी बैक टू द लॉजिस्टिकल हब ऑफ स्मोलेंस्क. प्रॉब्लम यहीं से स्टार्ट हो गई, यहां से ही नेपोलियन का जो डेस्टिनी है वो चेंज हो गया. वाई? सबसे पहली बात, रशियन विंटर आ गया. तो -30 एंड -40 and the troops did not had proper clothing. The troops did not had proper clothing. तो जब वो रिट्रीट कर रहे थे स्मोलेंस्क की तरफ कि वहां पर हम जाएंगे तो आग मिलेगा, खाना मिलेगा, तो सेंट पीटर्सबर्ग को पता चल गया. सेंट पीटर्सबर्ग जो रशियन वहां का किंग है, उसको पता चल गया. ही सेंट हिज जनरल्स कि जाके नेपोलियन को आप इंटरसेप्ट कर लो, आप एम्बुश कर लो. नेपोलियन जा रहा है कि मैं चलते फिरूं, उड़ते फिरूं, मस्त गगन में ऐसे जा रहा है, एंड वहां से आ रहा है कि मैं तेरे को बताता हूँ, ओके लेट मी कम, एंड ऐसे करते. जैसे ही जा रहा था वो, बीच में क्या हुआ, उसको इंटरसेप्ट कर लिया. तो जो उसका ट्रूप्स था वो इंटरसेप्ट हो गए. एंड देन व्हाट हैपेंड वाज दैट अ लॉट ऑफ ब्लडशेड हैपेंड बिकॉज दे वर नॉट एक्सपेक्टिंग कि भाई रशियंस इतने डेयरिंग होंगे कि वो मुझे एम्बुश कर लेंगे इन माय मार्च बैक टू स्मोलेंस्क. यहां पर बहुत ही कॉस्टली डिफीट्स हुआ. नेपोलियन केम वेरी क्लोज टू गेटिंग किल्ड. नेपोलियन जो था, ही गॉट वेरी क्लोज गेटिंग किल्ड हियर बिकॉज ही गॉट ट्रैप्ड इन एन एम्बुश. और उसके बॉडीगार्ड्स को एक लास्ट स्टैंड करना पड़ा टू सेव हिज मास्टर. To save their master, the bodyguards had to sacrifice themselves. And then Napoleon जैसे तैसे बच के वापस गया. तो अगेन जनरल कुटुजोव, याद होगा आपको, रशियन कौन कौन लीड कर रहा था, जनरल कुटुजोव एंड सम अदर रशियन जनरल्स, वो वेट कर रहे थे अलोंग द लाइंस नेपोलियन का. बिकॉज नेपोलियन जो था वो बहुत ही वल्नरेबल पोजीशन में था. नेपोलियन को छोटी छोटी आर्मीज हरास कर रही थी, नेपोलियन की आर्मीज को. तो नेपोलियन ने क्या किया, एक और गलती की, दैट ही सेंट अ डिटैचमेंट. यहां से मॉस्को से जब वो जा रहा था तो आर्मी से उसने बोला कि एक छोटी छोटी डिटैचमेंट जाओ. मतलब अगर मान लो यहाँ पर 10 लाख की ट्रूप्स है, ओके 10 लाख की ट्रूप्स है, तो 50,000 का एक फॉरवर्ड पार्टी भेजा. एंड दे वेंट आगे आगे चलते गए. ऑल राइट, they were both cavalry based and artillery based, and even I think yes, cavalry and artillery based था. Okay, so फॉरवर्ड पार्टी भेजा तो पूरा मिक्स एंड मैच हो गया. इससे क्या हुआ कि पूरा कंफ्यूजन फैल गया, कौन कहां पर है. रादर देन बीइंग अ यूनिफाइंग फैक्टर, एक बड़ी सी आर्मी के जगह बहुत सारे आर्मी में बट गया. और ये जो 600-700 किलोमीटर का ट्रिप था फ्रॉम मॉस्को टू स्मोलेंस्क, इट बिकेम डेडली फॉर नेपोलियन. और वापस पहुंचते पहुंचते ये देखो, नेपोलियन मार्च कर रहा है मॉस्को से स्मोलेंस्क जब पहुंचा भाई, तो स्मोलेंस्क पहुंचा तो वहां पर ऑलरेडी उसकी आर्मी आधी हो चुकी थी. एंड टेम्परेचर्स वेर -30 -40. इनके पास यूनिफॉर्म नहीं था. They did not have food to eat. They were killing the horses. Yes, the ambushers had both cavalry and artillery. Okay. दूसरी चीज क्या हुई, स्मोलेंस्क पे भी अटैक कर दिया. रशियंस ने स्मोलेंस्क पे भी अटैक कर दिया. उसके पीछे का रीजन था कि स्मोलेंस्क को जो डिफेंड कर रहे थे वो बेसिकली दूसरे कंट्री के सोल्जर्स थे, एंड दे वर नॉट मोटिवेटेड इनफ. तो जैसे तैसे करके स्मोलेंस्क पहुंचा. फिर स्मोलेंस्क में भी ही वाज इनसर्कल्ड. तो स्मोलेंस्क में इंसर्कल हुआ तो ही हैड टू लीव. अपनी जान बचा के उसको भागना पड़ा. Lots and lots, thousands and thousands of French soldiers actually personally sacrificed their life, ensure that कि Napoleon जिंदा रहे. Because a lot of decoy army समझते हो ना, decoy army had to be sent. Okay, जैसे नेपोलियन का ट्रूप्स जा रहा है, सपोज नेपोलियन का ट्रूप्स जा रहा है, तो एक नेपोलियन के बॉडीगार्ड्स एंड ट्रूप्स है, बहुत सारे डिकॉय आर्मी जाके ये पता ना चले कि नेपोलियन किसके साथ
आगे जा रहा है। डिकॉय डकैत नहीं, डिकॉय इज डिफरेंट। ओके, डिकॉय मतलब बेसिकली होता है झांसा देना। तो उसके वजह से और लॉट ऑफ ओके, और यहाँ पर फ्रेंच इंजीनियर्स का ब्रिलियंस पता चला था, बिकॉज द फ्रेंच इंजीनियर्स, बहुत सारे स्ट्रीम्स एंड रिवर्स हैं। नेपोलियन अब वापस जाना चाहता था पोलैंड, पोलिश टेरिटरी में, जहां पर उसके कंट्रोल में फोर्सेस थे। पोलिश टेरिटरी वाज अंडर हिज कंट्रोल, वो रशियन एरिया को छोड़ के जाना चाह रहा था। वहां पर बहुत सारे स्ट्रीम्स आए, तो द फ्रेंच इंजीनियर्स, उन्होंने ऐसी बहादुरी दिखाई जो कि अनपैरेलल्ड है हिस्ट्री में। यू नो व्हाट दे डिड द फ्रेंच इंजीनियर्स, उन्होंने रातों रात पॉन्टून ब्रिजेस, ओके, वुडन ब्रिजेस बनाए विद इन 24 आवर्स, सो दैट द नेपोलियनिक फोर्सेस कैन पास। और उसमें क्या हुआ, ऑल द फ्रेंच इंजीनियर्स पेरिश्ड। व्हाई? बिकॉज दे स्टेड इन चिलिंग वाटर्स फॉर 24 आवर्स। और उसमें से बहुत सारे जो इंजीनियर्स थे, काम करते करते उन्होंने दम तोड़ दिया। सो इट इज एक्चुअली अ ट्रिब्यूट, नेपोलियन बच गया, इट इज एक्चुअली अ ट्रिब्यूट टू हिज बॉडीगार्ड्स, his troops and his engineers. Okay. So he lost the war, और उसके बाद से वो रिट्रीट पे था। फिर देन ही, जो भी जर्मैनिक टेरिटरीज थी, जर्मैनिक टेरिटरीज आल्सो दे थॉट कि यार ये तो हार रहा है, लेट मी आल्सो ओके राइज। तो धीरे धीरे करके रशियन कैंपेन में जैसे ही हारा वो, तो एक नया कोलिशन, द सिक्स्थ कोलिशन वाज फॉर्म्ड बिटवीन ऑस्ट्रिया, प्रशिया, रशिया, यूके, पोर्चुगल, स्वीडन आल्सो केम। स्वीडन उस समय तक न्यूट्रल था, स्वीडन जो था उसको कुछ टेरिटरीज चाहिए थी। स्वीडन आल्सो केम, स्पेन आल्सो केम, और some German states also came and formed the sixth coalition. और this led to series of defeats on Napoleon from 1813 to 1814. तो एक तरीके से देखो, मॉस्को से जो रिट्रीट उसने स्टार्ट किया था टेम्पररीली, बिकॉज मॉस्को में आग लगा दी गई थी, मॉस्को में आग लगा दी गई थी, तो वो कहाँ, उसका डेस्टिनेशन था स्मोलेंस्क। आप देख रहे हो क्या चीज हो रहा है, मॉस्को से वो बस स्मोलेंस्क जाना चाह रहा था, लेकिन डेस्टिनी ऐसी चेंज हुई दैट मॉस्को से उसको कहां पहुंचना पड़ा, पेरिस। ओके, मॉस्को से स्मोलेंस्क जाना था बस, एंड फेट वाज सो क्रूअल टू नेपोलियन दैट उसका डेस्टिनेशन स्मोलेंस्क से चेंज होके क्या हो गया, उसकी आर्मी का पेरिस हो गया। और दूसरी चीज क्या हुई, पेनिनसुलर वॉर से खबर आई, बिकॉज मैंने आपको क्या बताया था, पेनिनसुलर वॉर वाज आल्सो रनिंग पैरेलली, पैरेलल चल रहा था पेनिनसुलर वॉर। उसके बाद वहां से भी खबरें आनी शुरू हो गई कि नेपोलियन के जो ट्रस्टेड जनरल्स थे वो मरने लगे एक के बाद, दे स्टार्टेड डाइंग इन बैटल, दे स्टार्टेड लूजिंग इन बैटल। नेपोलियन के पास अब क्या हुआ कि सदर्न फ्रांस इन्वेड होने लगा। अब ब्रिटिशर्स जो हैं उन्होंने स्पेन को न्यूट्रलाइज कर दिया, स्पेन को कंसोलिडेट कर दिया। स्पेन में जो फ्रेंच ट्रूप्स लड़ रहे थे पैरेलली, बिकॉज नेपोलियन वाज बिजी इन रशिया, एंड द फ्रेंच फोर्सेस अंडर हिज ट्रस्टेड जनरल्स, दे वर फाइटिंग इन द पेनिनसुलर वॉर। तो अब क्या था, जब स्पेन से भगाए गए तो वो फ्रांस में वापस आ गए। स्पेन और फ्रांस का बॉर्डर है, सभी को पता है, यहां पर आ गए, तो सदर्न फ्रांस वाज इन्वेडेड ऑल्सो। तो दोनों जगह से इन्वेजन, उसको नेपोलियन भाग के आ रहा था रशिया से, मॉस्को से, नीचे से ब्रिटिश ट्रूप्स इसको अटैक कर रहे थे। एंड देन 1814 में कोलिशन फोर्सेस जो है वो पेरिस के आसपास पहुंची। बट यहां पर एक चीज थी, दैट नेपोलियन लेड अ ब्रिलियंट चार्ज। नेपोलियन जो था उसने हार नहीं मानी, एंड नेपोलियन पर्सनली टुक द चार्ज। उसके जनरल्स ने पहले ही बोल दिया बट सर अब हम सरेंडर कर लेते हैं, देयर इज नो वे। और आपको क्या करना होगा कि आपको यू विल बी एबल टू रिटेन योर किंगशिप। आप एम्परर बने रहेंगे, लेकिन फ्रांस का जो बॉर्डर्स है उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा। ये ट्रीटी का टर्म्स था। नेपोलियन सेड आई डोंट वांट दिस, आई विल फाइट टू माय डेथ। एंड देन ही लेड अ ब्रिलियंट चार्ज, और इसमें ही एक्सट्रैक्टेड इनफ कॉस्ट, मतलब हर 1 किलोमीटर के लिए the soldiers, okay, the soldiers of the coalition forces, they were losing thousands of people, because वो इतना ब्रिलियंटली अपने जो ट्रूप्स है
उसको आगे कर रहा था, देन सही टाइम पे पीछे खींच ले रहा था, देन कहीं और भेज दे रहा था, देन कहीं पीछे से मार रहा था. एंड ऑन द फ्रेंच सोइल नेपोलियन लेड अ ब्रिलियंट कैंपेन. और उसके वजह से ऑल्दो द कोलिशन फोर्सेस वेर एबल टू रीच पेरिस, the coalition forces were able to reach Paris, but they reached it for a significant cost. अब यहाँ पर सुनो, पेरिस में he wanted to do a last stand and he वो मैसेज उसने भिजवा दिया पेरिस पे कि आप तैयारी कर लो डिफेंस का. लेकिन पेरिस में क्या था, मोरल वाज जीरो. सब बहुत ही वहां पर गम का माहौल था कि यार ये नेपोलियन ने हमें कहाँ भेज दिया. अब जो कोलिशन ट्रूप्स आएगी वो रैंसैक कर देगी, हमें मार देगी. बिकॉज नेपोलियन से यूरोप गुस्सा था. तो पेरिस का मोरल जीरो था. पेरिस का कमांडर था, ही वॉज अ ट्रस्टेड जनरल ऑफ, जो डिफेंस कर रहा था पेरिस का, ही वॉज अ ट्रस्टेड जनरल ऑफ नेपोलियन. तो नेपोलियन ने खबर भिजवाया कि मैं वापस आ रहा हूँ, कि आई हैव ट्राइड माई बेस्ट, आई हैव एक्सट्रैक्टेड इनफ कॉस्ट, अब हम मरेंगे तो पेरिस में मरेंगे. तो जो कमांडर था, ही सेड कि नहीं, मैं पेरिस के लोगों का जान खतरे में नहीं डाल सकता. तो उसने अपने बल पे, ऑन हिज ओन अकॉर्ड, he said to the coalition forces कि आप पेरिस में मत आइए, पेरिस will surrender to you. And Napoleon was heartbroken. जब नेपोलियन को पता चला कि उसके जो ट्रूप्स हैं और जो उसका जो ट्रस्टेड जनरल है, who was handling the Paris defense of Paris, and he was heartbroken and he said अब बचा क्या है. Okay, बिकॉज उसका प्लान क्या था कि मैं पेरिस में आके आई विल लीड अ लास्ट स्टैंड. एंड उसके बाद ही वाज हार्ट ब्रोकन एंड देन उसने बोला कि ठीक है, आई एम रेडी टू एब्डिकेट द थ्रोन. एंड उसको मनाया गया एंड ही वाज टोल्ड कि आप एब्डिकेट कर लीजिए, आपके वाइफ और बेटा. ओके, ही हैज अब उसने जोसेफिन को डाइवोर्स देके ही हैड मैरिड समवन एल्स. तो बोला कि आपके वाइफ और जो लड़का है वो सेफ रहेगा, और आपको आइलैंड ऑफ एल्बा जो है मेडिटेरेनियन कोस्ट पे है, ऑफ द कोस्ट ऑफ इटली एंड फ्रांस, वहां पर जाना पड़ेगा. वहां पर आप अपने ट्रूप्स रख सकते हैं उस आइलैंड पे, अपने बॉडीगार्ड्स रख सकते हैं, और वहां पर आपकी चलेगी उस पूरे आइलैंड पे, लेकिन फ्रांस से आपको जाना पड़ेगा. सो ही गॉट एक्साइल्ड एंड देन ही केम बैक. सो एल्बा में कुछ दिन रहा वो, but then he escaped. Okay, Napoleon escaped Elba because between his exile to Elba and his return, France में ना chaos मच गया था, because nobody was fit to lead. So एक तरीके से पूरा chaos मच गया था. Then Napoleon जो था, उसने chance, again he saw a chance and he came back to France, where he was received with enthusiasm because it was a total chaotic show इन फ्रांस. तो एवरीबडी सेड कि यार ये हमारा एम्परर जो है वो वापस आ गया था. एक बहुत ही फनी स्टोरी है, जल्दी से बताता हूँ. व्हेन ही वाज इन एल्बा, जब वो एल्बा से प्रिपरेशन कर रहा था वापस जाने के लिए फ्रांस, तो एक न्यूज़पेपर था, एक न्यूज़पेपर था फ्रांस का, उसने पब्लिश किया द टायरेंट इज कमिंग बैक. जब वो एल्बा में था और बस प्रिपरेशन कर रहा था, तो उसने पब्लिश किया द टायरेंट इज बैक. व्हेन ही रीच द कोस्ट ऑफ फ्रांस, तो पब्लिश किया नेपोलियन इज बैक. पहले उसने लिखा टायरेंट इज बैक व्हेन ही वाज इन एल्बा. देन व्हेन ही रीच्ड फ्रांस, तो उसने लिखा नेपोलियन इज बैक. एंड व्हेन ही रीच्ड पेरिस, सेम न्यूज़पेपर ने लिखा द लिबरेटर इज बैक. तो टायरेंट इज बैक व्हेन ही वाज इन एल्बा, व्हेन ही रीच्ड द फ्रेंच कोस्ट नेपोलियन इज बैक, एंड व्हेन ही रीच्ड पेरिस द लिबरेटर एंड द किंग इज बैक. ओके, हाँ, उगते सूरज को सभी सलाम करते हैं. सो बेसिकली लुई द 18th जो है वो उसको बना दिया गया था वापस से किंग. आफ्टर नेपोलियन एक्साइल टू एल्बा, लुई द 18 को किंग बना दिया गया था, लेकिन ही वाज एन इनकॉम्पिटेंट रूलर. कुछ उसको पता नहीं था. विद इन हिज ब्रीफ मूवमेंट, ओके, विद इन 1 ईयर, वो उसने क्या किया, पूरे फ्रांस का उसको केओस में ढकेल दिया. तो लुई जो 18 था, ही फ्लेड फ्रांस, एंड देन नेपोलियन जो था, ही बिगैन हिज सेकेंड रीन, जिसको 100 डेज रीन भी बोलते हैं. 100 दिन तक वो था. एंड इन जून 1815 द कोलिशन अगेंस्ट नेपोलियन गॉट एक्टिव, एंड बैटल ऑफ वाटरलू जो है, इट बिगैन.
एंड ही लॉस्ट बैटल ऑफ वाटरलू बिकॉज अगेन जो उसके फोर्सेस थे वो डिप्लीटेड थे, ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं था उनमें। और उसके बाद उसको सेंट हेलेना भेज दिया गया, और साउथ अटलांटिक में है। और वहां पर सेंट हेलेना में उसको ऐसा कहा जाता है कि जो जिस घर में रखा जाता था नेपोलियन को, नेपोलियन वहां पर कार्ड्स खेलना सीख गया था। ही यूज्ड टू प्ले कार्ड्स एंड ही यूज्ड टू प्ले लूडो, ये सब चेस वगैरह खेलता था। एंड जिस घर में रखा जाता है, ऐसा कहा जाता है उसमें आर्सेनिक का पेंट लगा दिया गया था। जिस घर में नेपोलियन सोता था आर्सेनिक का पेंट था, और आर्सेनिक के पेंट की वजह से धीरे धीरे करके नेपोलियन डेवलप्ड स्टमक कैंसर। और नेपोलियन जो था ही वाज ही उसको ही यूज टू वेयर हिज इन हिज एग्जाइल टू सेंट हेलेना लास्ट डेज में, ही यूज टू वेयर हिज फुल एम्परर यूनिफॉर्म, और उसी में वो कार्ड्स और लूडो खेलता था। उसका एक बटलर था हु वाज विथ हिम टिल हिज डेथ, वो भी उसको फॉलो किया था सेंट हेलेना में। उसका एक बुक है, अमेजोन पे आपको मिल जाएगा, इफ यू वांट टू रीड द लास्ट डेज, ओके, इफ यू वांट टू रीड द लास्ट डेज ऑफ नेपोलियन, तो उसकी किताब है। और उसमें बटलर ने लिखा था कि कैसे यूनिफॉर्म पहनता था, रोज सुबह तैयार होता था, इवन दो ओके ही वाज एक्साइल्ड एंड ही वाज नो लॉन्गर द एम्परर, बट ही स्टिल ओके ही यूज्ड टू बी देयर। एंड देन उस वो चाहता था कि उसको इंग्लिश उसने पढ़नी स्टार्ट कर दी थी, इंग्लिश सीखनी स्टार्ट कर दी थी, फॉर द रीजन कि सेंट हेलेना में सिर्फ अंग्रेजी न्यूज़पेपर आते थे, उसको फ्रेंच न्यूज़पेपर नहीं दिया जाता था, ताकि फ्रेंच जो अफेयर्स है उससे वो दूर रहे। तो इंग्लिश आती नहीं थी नेपोलियन को, बट ही स्टार्टेड लर्निंग इंग्लिश, ओके। एंड देन ही यूज्ड टू प्ले लूडो चेस वगैरह खेलता था, एंड यूज्ड टू वेयर द यूनिफॉर्म। एंड ही धीरे धीरे करके 1821 में ड्यू टू स्टमक कैंसर बिकॉज ऑफ द आर्सेनिक पेंट, जो उसका घर जहां पर उसको रखा जाता था वहां पर, ऐसा कहा जाता है ब्रिटिशर्स ने बदमाशी करके आर्सेनिक की कोटिंग मरवा दी थी, और आर्सेनिक से पॉइजनिंग हो गया उसको, एंड ही डाइड इन 1821, ओके। बेसिकली जो एक लोनली डेथ आप कह सकते हो। उसके बाद क्या हुआ, देयर वाज कांग्रेस ऑफ वियना इन 1814 1815। प्राइमरी गोल क्या था उसका कि यूरोप जो था उसके बाउंड्रीज को कंसोलिडेट करना, और एक लॉन्ग टर्म प्लान बनाने के लिए। आफ्टर द रेवोल्यूशनरी वॉर, द फ्रेंच रेवोल्यूशनरी वॉर वाज ओवर विद द डिफीट ऑफ नेपोलियन इन द बैटल ऑफ वाटरलू। इसमें मेन प्लेयर कौन कौन से थे, तो ऑस्ट्रिया से थे मेटरनिक, प्रिंस मेटरनिश। देन रशिया से जार अलेक्जेंडर द फर्स्ट आया था, रशिया का किंग फ्रीडरिक विलियम द थर्ड था, और यूनाइटेड किंगडम से लॉर्ड कैसलरी एंड ड्यूक ऑफ वेलिंगटन बिकेम पार्ट ऑफ द नेगोशिएशंस। इसमें क्या था, देयर वाज टेरिटोरियल एडजस्टमेंट। तो फ्रांस की जो टेरिटरी थी उसको बांट दी गई थी बहुत सारे दूसरे कंट्रीज में, जो भी फ्रांस ने जीता था उसको डिफरेंट कंट्रीज में बांट दिया गया। और नीदरलैंड्स जो था उसका जन्म हुआ। फिर बेल्जियम जो था, बेल्जियम इज अ आर्टिफिशियल कंट्री जिसमें थोड़ा सा डच एरियाज है, थोड़ा सा फ्रेंच एरिया है, ओके, उसको वलोनिया बोलते हैं, वलोनिया एंड फ्लेमिश रीजन, ओके। एंड थोड़ा सा जर्मन रीजन था, ओके। उसको उसको निकाल के एक आर्टिफिशियल किंगडम ऑफ बेल्जियम बनाया गया। क्यों बनाया गया, ताकि फ्रेंच जो मतलब ऐसा सोचा गया कि अगर फ्यूचर में द फ्रेंच विल राइज अगेन, द फ्रेंच विल राइज अगेन, तो बेल्जियम को एक आर्टिफिशियल कंट्री की तरह बनाया गया, ओके, आर्टिफिशियल कंट्री की तरह बनाया गया। एंड उसके बाद उसको बोला गया कि आप यहाँ पर एक बफर का काम करेंगे, ताकि नेपोलियन जैसा कोई ना आए और वापस से इन्वेड ना कर दे कॉन्टिनेंटल यूरोप, ओके। आई एम नॉट वेरी श्योर इफ ही हैड अ ब्लैक जनरल और नॉट, आई थिंक ही हैड, एक बार चेक कर लेना। उसके बाद जर्मन कन्फेडरेशन बनाया गया। तो नेपोलियन जब 1806 में नेपोलियन ने क्या किया था, जर्मनी जो था वो मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में, होली रोमन एम्पायर था। होली रोमन एम्पायर जो था उसको उसने अबॉलिश कर दिया था, एंड देन 1806 में अबॉलिश कर दिया गया था। और उसको क्या किया गया 1815 में, एक जर्मन कन्फेडरेशन, ऑल द जर्मन स्पीकिंग स्टेट्स, द 39 स्टेट्स, दे वेयर मैनेज्ड इनटू अ जर्मन कन्फेडरेशन। पोलैंड जो था उसको पार्टीशन कर दिया गया रशिया, प्रशिया और ऑस्ट्रिया के बीच में। पोलैंड वाज नो लॉन्गर अ फ्री कंट्री। स्विट्जरलैंड को एज अ न्यूट्रल स्टेट रिकॉग्नाइज कर दिया गया, और आज भी स्विस न्यूट्रलिटी इज अ वेरी प्रोमिनेंट कंसेप्ट।
और यहाँ पर क्या किया गया, जो ट्रीटी ऑफ वियना जो था, बेसिकली कांग्रेस ऑफ वियना में बेसिकली क्या किया गया, जितने भी मोनार्क्स थे जिसको नेपोलियन ने डिपोज करके अपना अपने अपने जगह रखा था, बेसिकली उनको हटाया जो था मोनार्क्स को, उसको उन्होंने क्या किया, वापस से उनको रीइंस्टॉल किया और बोला कि आप वापस से गवर्न करें, और मोनार्किज्म और जो कंजर्वेटिज्म है दैट वाज बैक इन यूरोप. विद द डिफीट ऑफ नेपोलियन, मोनार्किज्म एंड कंजर्वेटिज्म केम बैक इनटू यूरोप. बैलेंस ऑफ पावर जो था उसको वापस से किया गया कि रशियन स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, ओके, देन ब्रिटिश स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, रशियन स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, इन सब में बेसिकली उन्होंने बोला कि आप अपने अपने स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में ऑपरेट कीजिए, ताकि जो एक कंट्री जो है वो इतना पावरफुल ना हो जाए कि यूरोप फिर से एक कन्फ्लिक्ट में चला जाए. जर्मनी सेज हाय, ओके, जर्मनी इन वर्ल्ड वॉर 1 एंड वर्ल्ड वॉर 2 सेज हाय. उसके बारे में हम बात करेंगे अभी, जर्मन यूनिफिकेशन. So decision of the Congress led to a relatively stable period in European history, with major powers avoiding large-scale conflicts with each other for several decades, known as the Concert of Europe. Concert of Europe में हुआ क्या था? From 1815 till 1914. इसमें ज्यादा वॉर्स नहीं हुए थे. एक ही इंपॉर्टेंट वॉर था, दैट वाज द फ्रैंको प्रशियन वॉर. फ्रांस और रशिया के बीच में वॉर हुआ था, जहां पर रशिया ने बहुत गंदी तरीके से हराया था फ्रांस को, बैटल ऑफ सेडान में. वो हम अभी बात करेंगे व्हेन वी विल टॉक अबाउट दिस. क्राइमियन वॉर वाज देयर. क्राइमियन वॉर वाज नॉट टेक्निकली एन यूरोपियन वॉर, बिकॉज उसमें डिफरेंट कंट्रीज वर इन्वॉल्व इन अ डिफरेंट एरिया, ओके, डिफरेंट एरिया में इन्वॉल्व थे. एंड वहां पर टर्किश इन्वॉल्वमेंट वाज आल्सो देयर. तो हम ये प्रॉपर यूरोपियन वॉर नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी यस. लेकिन फिर भी 100 साल अगर आप देखोगे तो यूरोप में मेजर वॉर सिर्फ एक आध दो ही हुए थे, है ना, एक आध दो ही हुए थे. 1920, ओके, 1922 में अगर आप देखोगे तो देन इट हैपेंड. Greek War of Independence was not a major war. It was a localized warfare for the independence of Greece. Okay, तो हम वो नहीं कह सकते ऐसा वॉर हुआ था कि जो पूरे यूरोप को इनगल्फ कर दे. इट वॉज अ लोकलाइज, इट वॉज अ रीजनल वॉर. लेकिन इसको क्या बोलते हैं? कॉन्सर्ट ऑफ यूरोप. और इसमें क्या हुआ था? लॉट्स ऑफ साइंटिफिक डेवलपमेंट, बिकॉज दिस वॉज अ पीरियड ऑफ पीस एंड प्रॉस्पेरिटी इन अ लॉट ऑफ रीजन्स ऑफ यूरोप. उसके वजह से जब पीस होता है, स्टेबिलिटी होती है, तो साइंटिफिक डेवलपमेंट होता है, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स होता है. इससे क्या हुआ? इसको कॉन्सर्ट ऑफ यूरोप बोला गया कि भाई 100 साल का पीस हमें मिला और उसमें हमने बहुत आगे तक हम गए, एंड वी वेर एबल टू रीप द डिविडेंड्स ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एज वेल, बिकॉज हमारी जो बॉर्डर्स थी वो रिलेटिवली सिक्योर एंड स्टेबल थी. बहुत सारे साइंटिस्ट लाइक, ओके, क्या नाम था उसका, मेंडलीव हो गया आपका, बोर हो गया, एंड और कौन कौन से हैं, कौन 18-19 सेंचुरी के कोई, नील्स बोर कब का था? आई थिंक 20th सेंचुरी का था नील्स बोर, राइट. मेंडलीव इज अ 19th सेंचुरी साइंटिस्ट. और भी बहुत सारे साइंटिस्ट थे फ्रॉम दी 19. कैन यू नेम सम? हाँ, नील्स बोर तो वर्ल्ड वॉर 2 का था. माई बैड. कोई नाम बता सकते हैं 19th सेंचुरी 1800s के साइंटिस्ट का? एक तो मेरे दिमाग में मेंडलीव का नाम आ रहा है, जिसने पीरियोडिक टेबल बनाया था. ओके, यस, फ्लूइड डायनेमिक्स वगैरह उसी समय का है. ओके, तो इस समय साइंटिफिक डिस्कवरी वाज देयर. ओके, साइंटिफिक डिस्कवरी वाज देयर. अल्फ्रेड नोबेल, यस, करेक्ट. So any questions about the Napoleonic War? This, with the Battle of Waterloo, हम कह सकते हैं Napoleonic War खत्म हो गया. Any more questions that you guys have? No questions, okay.